I salute you all my would be soldiers and welcome to your own channel जय महादेव अकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम। जैसा कि आपको सभी को पता है, हम लोगों ने एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए न्यू बैच लॉन्च कर दिया है। दिस इज द सेकंड वीडियो बेस्ड ऑन इंग्लिश वोकैबुलरी। पहला वीडियो इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर मैंने ऑलरेडी बना दिया है और वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारी तरफ से एक बेहतरीन कोशिश की गई है ताकि आप सभी का जो भी पर्पज़ है इन फ्यूचर 5 to 10 मंथ्स के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है, तो विद इन अ लिमिटेड टाइम वी जस्ट वांट टू मेक यू एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन प्रॉपरली। तो इसी उम्मीद में और इसी प्रोसेस में हम लोग एक ऐसी सीरीज़ कर रहे हैं। स्पेशली इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हमने ख़ास तौर से ऐसे वर्ड्स को उठाया है और आपकी जो शुरुआती वीडियोस होंगी वो वोकैब के ऊपर होंगी और वो 1 2 3 करके आपको मिलेंगी। लास्ट वीडियो में हम लोग ने सिर्फ 5 वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसा कि आज आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। आज थोड़े और ज़्यादा वर्ड लाए हैं ताकि वीडियोज़ एक ही वीडियो में आपको ज़्यादा वर्ड मिले और आपको सिर्फ 10 वर्ड्स पढ़ना है। इसलिए देख करके आप घबराइएगा नहीं। अब इनको याद करने कुछ चीज़ें हैं, अगर हम वर्ड्स के मतलब आपको समझाएंगे। If I just make you able to know the sense of the words के जब आप सेंस समझ लेते हैं तब आप वर्ड्स बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ऐसे आप डिक्शनरी उठा करके अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। आप भी इस बात को ट्राई कर लीजिए, बिकॉज आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग वर्ड्स एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। तो अच्छी तरीके से मालूम है इंग्लिश के वर्ड्स आप डिक्शनरी उठा कर नहीं पढ़ सकते, एंड दैट इज़ वाई टीचर्स आर जस्ट अटेम्प्टिंग एंड ट्राइंग टू गिव यू एंड डिलीवर यू एज मच एज पॉसिबल वो वर्ड्स ही दिए जाएं। बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे आपको वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है, यहाँ मैंने भी एक कोशिश करी हुई है कि अपनी तरह से, अपने हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से आपको वर्ड को याद करने के तरीके बताए जाएं। याद करने के कोई खास तरीके नहीं है, लेकिन हाँ, दिस इज द ओनली वन वे। जितना सुनेंगे उतना लर्न होगा। अगर किसी वर्ड को कोई टीचर एक्सप्लेन कर देता है वो वर्ड आपके माइंड में रह जाता है, ये बात तो तय है। अगर आप लोग इंटरमीडिएट पास आउट हो गए हैं तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है, जब आप अपनी लर्निंग करते हैं, स्टडी करते हैं, खासतौर से इंग्लिश को पढ़ते हैं, तो आप जितना सुनते हैं, सुनी हुई बातें बचपन की याद रहती हैं, उसी तरीके से टीचर्स आपको वर्ड्स के बारे में बताएगा तो वो आपको याद रहेंगे। अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, ये जिम्मेदारी होती है टीचर्स की, जो मैंने ले रखी हुई है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उन्हीं वर्ड्स को लाए हैं। तो फिर ये सीरीज चल रही है ए से। फिलहाल अभी हम लोग ए के ही वर्ड्स, जो ए लेटर है उससे ही जो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, उनसे भी हम लोग स्टडी करेंगे। आई थिंक 30 to 35 वर्ड्स मैं ए से आपको बताऊंगा, जिसमें से वर्ड्स आते हैं और फंसेंगे भी। ये मेरा कॉक श्योर है कि इसमें से वर्ड्स आ जाएंगे। अब जरूरी नहीं है जब आप ये वाले वर्ड्स पढ़ेंगे, दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द सिनोनिम एंड दीज आर द एंटोनिम्स। ये एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम है और ये वर्ड्स हैं। इनमें से जरूरी नहीं कि ये आए, ठीक है, इनमें से इसका कोई भी वर्ड आ सकता है। तो जब आपने ये पढ़ रखा होगा, जब आपको सिनोनिम आपको याद होंगे या एंटोनिम्स, तो आपकी सोचिए एटलीस्ट हमने 4 सिनोनिम एंड 4 एंटोनिम्स कवर करें हर वर्ड्स के। तो एक वर्ड, ये 10 वर्ड तो ये हो गए, एंड 4 10 40 एंड 4 10 40, ऑलमोस्ट 40 40 80 एंड प्लस 10 90। सोचिए एक ही वीडियो में आपको 90 वर्ड्स के बारे में पता चल जाएगा और उनको याद करने का छोटा सा तरीका भी बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे और पहले ही वर्ड को देखेंगे, एब्जॉर्ब। जिसका मीनिंग आपको नहीं याद होता है या जिसके बारे में आपको नहीं मालूम है, तो आप उसके सिनोनिम को देखिए। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? सोख लेना, ये पता है? अगर एब्जॉर्ब का मतलब आपको पता है सोख लेना, तो आप इसके वर्ड्स में आ जाइए सिनोनिम में, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो वर्ड्स मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं, उसके सेंस के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। वर्ड्स आर आस्क इन द एग्जामिनेशन एज पर देयर सेंसेज। सिनोनिम एंटोनिम आपको पता भी नहीं चलेगा, अंदाजे नहीं होगा, और आप बाहर निकल के सोचेंगे अरे ये सिनोनिम था इसका। आपने जो पिक किया ऑप्शन वो गलत निकला है और आपको लगेगा भी नहीं अंदाजा कि ये सिनोनिम भी हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि अभी तक हम लोग जो वर्ड्स याद करते थे वो याद कर रहे हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी याद करते हैं और एग्जैक्ट वर्ड पढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम में खासतौर से एनडीए, एयरफोर्स, XY ग्रुप में सेंस के अकॉर्डिंग उसके सिनोनिम और एंटोनिम पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए, एब्जॉर्ब मतलब सोखना होता है। अब सोखने से अब आपके माइंड में हिंदी के जितने शब्द हैं सबको अक्यूमुलेट कर लीजिए अपने अंदर। देखिए एक वर्ड हमने लिखा था अक्यूमुलेट, इसमें आई थिंक एक्यूमुलेट ये लिखा हुआ है। तो अब देखिए वर्ड्स को ध्यान दीजिए। पहला वर्ड है एब्जॉर्ब, उसमें लिखा है सिनोनिम में स्पेंड, वेस्ट, स्क्वेंडर, एग्जॉस्ट, डिस्ट्रॉय। इनमें से लगभग 3 वर्ड के मीनिंग पता होंगे। डिस्ट्रॉय का मतलब समाप्त कर देना,
स्पेंड का मतलब खर्च कर देना, और वेस्ट मतलब बर्बाद कर देना। तीनों की हिंदी हो गई। अब आप ही बताइए, एब्जॉर्ब जब कोई चीज़, जैसे कोई एक फोम रखा है, कोई जैसे गाड़ी साफ करने वाला एक फोम होता है या बहुत तरह के फोम, वो पानी के पास जाता है तो पानी को क्या कर लेता है, अपने अंदर समर्पित, अपने अंदर ले लेता है। इसका मतलब पानी को क्या किया गया, जैसे पानी फर्श पर पड़ा हुआ है, तरीका बता रहे हैं कि आपको समझना कैसे वर्ड्स को। पानी के पास पड़ा है फोम, उसने अपने अंदर पानी को ले लिया, तो वो पानी वहां से क्या हुआ, खत्म हुआ, या आप कह लीजिए पानी वहां से क्या हुआ, खर्च हुआ। कोई भी चीज खर्च हुई ना, वहां से क्या हुई, समाप्त हो गई। वही चीज ये लिखी हुई है, स्पेंड खर्च करना, वेस्ट का मतलब बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय मतलब समाप्त कर देना या फिनिश कर देना। तो डिस्ट्रॉय सिनोनिम होगा एब्जॉर्ब का, स्पेंड, वेस्ट। स्क्वेंडर वर्ड आपने नहीं सुना होगा तो इसको आप याद कर लीजिए। तो अब आपको सब कुछ नहीं याद करना है, कुछ चीजें आप समझ गए कि इसका सेंस लेंगे। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अपने अंदर ले लेना, खासतौर से सोख लेना। जब एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना होता है, तो कोई भी चीज जब हम अपने अंदर ले लेते हैं तो उस चीज का क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षय। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाती है वो चीज। जाहिर है, हमने एक सिगरेट ली, सिगरेट हम अंदर ले रहे हैं तो वो बाहर से क्या हो रही है, खत्म हो रही है, स्पेंड हो रही है ना। जो भी सिगरेट आगे थी कम होते होते वो धीरे धीरे कम हुई। इसी सेंस से आप समझेंगे वेस्ट हो रही है वो चीज, स्पेंड हो रही है। और डिस्ट्रॉय, अब इस वर्ड को शायद आपने सुना हो या कुछ लोगों ने सुना होगा और शायद सुना भी हो। आपके घरों में एक कहा जाता है एग्जॉस्ट लगवा लेंगे, एग्जॉस्ट एक वर्ड बोला था, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट लगवा लेंगे। कमरे में एग्जॉस्ट लगता है, कमरे में एग्जॉस्ट लगता है ना, वो ऊपर मुखा टाइप का बना रहता है, ऊपर टाइप का जो होल बना रहता है, उस होल में आप कमरे की गर्माहट को बाहर निकालने के, खासतौर से बाथरूम में या किचन में उसकी गर्मी को बाहर निकालने के लिए एक फैन दिया जाता है, उसे एग्जॉस्ट लोग कहते हैं। वैसे एग्जॉस्ट नहीं है, द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट बोला जाएगा, एच भी आएगा, वहां जा नहीं है, एग्जॉस्ट, ठीक, वहां जा बोलेंगे। और इसी मतलब एग्जॉस्ट का मतलब होता है, एक्चुअल में इसका मतलब थकने से होता है, एक्चुअल में उसका मतलब रिलैक्स करने से होता है, एक्चुअल में उसको मतलब आराम करने से होता है। जब आई एम एग्जॉस्टेड बोला जाएगा तब इसका मतलब हो जाएगा मैं थका हूं, इसे टायर्ड कहा जाता है। अब देखिए, टायर्ड का मतलब थकने से है, एग्जॉस्ट सिनोनिम किसका कहा जा रहा है, एब्जॉर्ब का। तो ये सेंस समझिए, एग्जॉस्ट का मतलब थक जाने से भी होता है, कोई चीज करते करते काम रुक जाती है, उसे एग्जॉशन कहा जाता है। स्क्वेंडर वर्ड को आपको याद कर लेना। अब आ जाइए इसके एंटोनिम वर्ड्स पे। आई होप कि सिनोनिम आपको समझ में आए होंगे। जाहिर है, कोई चीज सेव करना, स्पेंड करने का मतलब खर्च करना, उसका ऑपोजिट सेव करना, तो दैट इज द एंटोनिम। एंड देन रिजर्व, कोई चीज, होल्ड को बाद में बताते हैं। रिजर्व, कोई चीज बचा कर रखना, उसे रिजर्व कर लेना। हम कहते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का जो बैंक है वो रिजर्व करके रखता हूँ, इसलिए उसका नाम रिजर्व है। आपका जो कलेक्शन है, जो पैसा है, उसको कलेक्ट करके रखता है, मनी को कलेक्ट करके रखेगा। जाहिर है, अब कलेक्ट वर्ड आ जाए, जाहिर है स्टोर वर्ड, इसमें हमने सिर्फ 4 ही 4 लिए, ऐसे बहुत से वर्ड्स हो सकते हैं। हस्बैंड, एक नया वर्ड आया होगा, हस्बैंड का मतलब तो पति होता है। तो हस्बैंड का मतलब सिर्फ पति नहीं होता, हस्बैंड का मतलब होता है फ्लोरिश करना, किसी को प्यार करना, किसी को छुपा कर रखना, किसी को बचा कर रखना, उसका मतलब हस्बैंड भी होता है। ठीक है, ये हस्बैंड्री आपने सुनी होगी, हस्बैंड्री। तो लालन पालन करना, सेव करके रखना, उसे हस्बैंड कहते हैं। होर्ड का मतलब अब आपको याद कर लेना कि होर्ड को एज अ सिनोनिम सेव के और एज एन एंटोनिम एब्जॉर्ब वर्ड के यूज किया जाता है। आई होप कि आपको सिनोनिम एंटोनिम कंफर्म हो गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, एब्सटेन। बहुत ही प्यारा वर्ड है और इसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी जनरली पूछा जाता है। एब्सटेन का मतलब होता है बचना, अवॉइड करना, किसी चीज से छिप जाना या बच जाना। एब्सटेन, इसको फिल इन द ब्लैंक्स में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसके बाद एक प्रीपोजिशन आती है, एब्सटेन फ्रॉम, एक वर्ड आएगा फ्रॉम, और एब्सटेन के बाद फ्रॉम ही आएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसलिए हमने इस वर्ड को भी लिया है एब्सटेन। यहाँ सिनोनिम एंटोनिम भी आप पढ़ लेंगे और साथ में आपको प्रीपोजिशन भी याद हो जाएगी। तो जो एब्सटेन वर्ड है उसका मतलब परहेज करना, बचना होता है, अपने आप को सेव करके रखना। ठीक, अब इसका आ जाइए सिनोनिम, फॉरबियर, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए। रिफ्रेन और एब्सटेन दोनों के बाद फ्रॉम वर्ड का यूज होगा, ये दोनों वर्ब हैं, और रिफ्रेन का सिनोनिम होगा एब्सटेन का। उसी तरह डिसिस्ट एंड विद होल्ड, रुक जाना। ठीक है, रुक जाना, किसी चीज को ना करना, इसका मतलब रुक जाना। विद होल्ड, होल्ड का मतलब आप समझते हैं रुक जाना होता है, तो विद होल्ड। ठीक, और इसको आप याद कर लीजिए। फोरबियर, फोरबियर का सिनोनिम होगा एब्सटेन, एब्सटेन का सिनोनिम फोरबियर। रिफ्रेन, ये दोनों एक साथ आपको कई जगह मिल जाएंगे और ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। आगे आ जाइए इसके एंटोनिम पर, परस्यू। जब कोई चीज विद होल्ड हो गई तो विद होल्ड के बाद जाहिर है रुक गई, तो रुकने के बाद वो क्या
ऑपोजिट में जाएगी, चलने लगेगी। परस्यू का मतलब होता है ना, आप क्या कर रहे हैं आजकल, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, तो आप जनरली कह देते हैं आई एम परस्यूइंग इंटरमीडिएट या आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। परस्यूइंग मतलब कैरी ऑन करना, किसी चीज को जारी रखना, परस्यू। एंड देन अडॉप्ट, किसी चीज को अपने अंदर समा लेना। फिर उसके बाद परसिस्ट एंड ऑफर, ये इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे कि ऑफर को एक एंटोनिम के रूप में एब्सटेन से, जाहिर है एब्सटेन किसी चीज से बचना और ऑफर किसी चीज को देना सामने वाले को, तो सामने वाले के टच में आना, आगे बढ़ना। ये सेंसेस लगाएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि अरे ये इसका सिनोनिम और एंटोनिम भी हो सकता है। एक शब्द का एक अर्थ निकाल करके याद करना, ऐसे वोकैबुलरी कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि हमें बहुत ब्रॉड लेवल पर इंग्लिश को पढ़ना पड़ता है। 3 वर्ड पूछे जाएंगे और 3 वर्ड पे ही सिलेक्शन होता है लोगों का कि 3 वर्ड ही वो आंसर हमारे गलत हुए, और तीनों वर्ड की वजह से उन 3 नंबर को डिडक्शन हुआ, उन 3 नंबर के डिडक्शन की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया। तो इन 3 वर्ड्स के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी बना के करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाइए, एब्सोल्यूट। एक वर्ड होता है ऑब्जेलीट, एक वर्ड होता है ऑब्जेलीट। ऑब्जेलीट एंड एब्सोल्यूट फर्क है दोनों में, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में भी कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हम लोग कर जाते हैं। एब्सोल्यूट यहां पर लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट इसका मतलब हो सकता है पूर्ण, मतलब संपूर्ण, मतलब एब्सोल्यूट कहते नहीं एब्सोल्युटली राइट। आप जनरली आंसर सुनते हो किसी कि सही कहा ना मैंने, तो आप कहते हैं या एब्सोल्युटली राइट यू आर, आप बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल। आया ना, ये एक नॉर्मल वर्ड्स हम लोग बोलते हैं जिसके सेंसेस हमको समझ में नहीं आते, हम लोग बोलते जाते हैं, लेकिन जब हम किसी कंपटीशन लेवल पे तैयारी कर रहे होते हैं तो खास तौर से एक वोकैबुलरी की बुक लाते हैं। याद नहीं हो पाएगा बेटा, कितना भी आप कर लीजिएगा, आप वोकैबुलरी किसी भी बुक से सीरियल वाइज से याद नहीं कर पाएंगे। ये टीचर ही जब आपको बताता है, टीचर नहीं, आप आपस में ही बात कर सकते हैं। 2 स्टूडेंट मिलकर, कैंडिडेट मिलकर के किसी रूम में तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप बात करते करते एक दूसरे को बोलेंगे। जितना वर्ड्स को बोला जाएगा, जितना वर्ड्स को सुना जाएगा, उतना आपको लर्न हो जाएगा। एंड दिस इज द गारंटी। सिर्फ और सिर्फ आपके याद कर लेने से वर्ड्स नहीं होंगे। आप 100 वर्ड याद कर लीजिए, शायद ही 4 वर्ड आपके दिमाग में रह जाए, लेकिन जब आपको यूजेस बताए जाएंगे, उसके बारे में कुछ बताया जाएगा, कुछ बताया जाए किसी वर्ड्स के बारे में, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करता है एग्जाम टाइम में। दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस। उस टाइम पर याद करेंगे जब टीचर की बताई बातें दिमाग में आती हैं, पता है कब, एग्जामिनेशन रूम में, अगर आपने उसे ध्यान से सुना है, ध्यान से पढ़ा है और उसको फॉलो किया है। तो एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब बिल्कुल, तो बिल्कुल जाहिर है, बिल्कुल मतलब वो कंपल्शन आ गई। बिल्कुल सही है ये तो हमने कह दिया, लेकिन बिल्कुल जरूरी है, अब वहां पर कंपल्शन आई। जरूरी का मतलब क्या होता है, कंपल्शन, तो वही कंपल्शन मतलब कंपल्सरी। कोई चीज है दिस इज कंपल्सरी, मतलब वो बिल्कुल कॉकश्योर है, तो वो कंपल्सरी वर्ड एक इसका सिनोनिम माना जाता है। सुप्रीम, अब सुप्रीम वर्ड का क्या मतलब होता है, सुप्रीम पावर, एक वर्ड आपने सुना होगा, सुप्रीम पावर मतलब निरंकुश। इसका मतलब होता है निरंकुश, जिसके ऊपर कोई अंकुश न लगाया जा सके, उसे कहते हैं निरंकुश। तो जब कोई चीज एब्सोल्यूट होगी तो वो परफेक्ट है, पूर्ण है, तो उसके ऊपर कोई भी अपना डोमिनेंस नहीं कर सकता। इसी वजह से उसे कहा गया सुप्रीम, सुपर पावर, इसीलिए इसका सिनोनिम हो गया सुप्रीम। अब कोई चीज अगर निरंकुश है तो उसके ऊपर कोई जब लगाम नहीं लगा सकता है, तो वो अनलिमिटेड भी तो होगा, अनलिमिटेड इसका सिनोनिम हो गया। उसी तरीके से डोमिनियर, डोमिनियर या डोमिनियरिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ये वो वर्ड्स हमने लिए सिनोनिम में, एक वर्ड्स के और भी सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन ये वो सिनोनिम वर्ड्स लिए गए खास तौर से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं में से कोई एक सिनोनिम आपसे पूछा जाएगा, ये एंटोनिम पूछा जाएगा, और बहुत से ऐसे कॉमन वे में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनमें से आप देख रहे होंगे ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो आपने सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि ये चलन में नहीं है, हमारी लैंग्वेज में, हमारे कन्वर्सेशन में, हमारे वोकल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इनको लिया गया है। जब हम बोलते हैं जिन वर्ड्स को, बहुत ही सिंपल वर्ड्स को बोलते हैं, लेकिन जब हमारा एग्जाम होता है वो सिंपल वर्ड्स पर नहीं होता, कुछ लिटरेरी टर्म्स होते हैं, लिटरेरी वर्ड्स पर होगा, और वो टफ होंगे। तो इस वजह से आ जाइए डोमिनियर। डोमिनियर का मतलब होता है किसी के ऊपर लगाम लगाने से, डोमिनेंस, अधिकरण करने से, अधिकार करने से। तो जाहिर है जो एब्सोल्यूट होगा उसके ऊपर कोई लगाम लगा नहीं पाएगा, तो वही उसके ऊपर हावी होगा। एब्सोल्यूट है ना वो, तो वो डोमिनियर कहलाएगा या डोमिनियरिंग कहलाएगी। अब आ जाइए इसके एंटोनिम पर, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल इसको आप याद कर लीजिए। वैसे अकाउंटेबल का मतलब जवाबदेही भी होता है। ये जो हम हिंदी में बता रहे हैं, आप चाहें तो इसकी हिंदी भी लिखते चलें बीच बीच में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसने बोर्ड पर हिंदी लिखना पॉसिबल नहीं होता है। फिलहाल आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। अकाउंटेबल, वैसे ही आपको इसे याद कर लेना है। एंटोनिम कंटिंजेंट, लीनियंट एंड डुकाइल। लीनियंट का मतलब बहुत ही हम लोगों ने सुना होगा कि बहुत ही लीनियंट है वो बंदा। कौन?
मतलब किसी ने पोलाइटली आपसे बात कर ली तो आपने कहा बहुत ही जेंटल है वो बंदा, बहुत ही लीनियंट है, बहुत ही काइंड है। जाहिर है जो एब्सोल्यूट होगा वो काइंड नहीं होता, जो पूर्ण होता है वो निरंकुश होता है, जो निरंकुश होगा वो काइंड नहीं हो सकता, जब वो काइंड नहीं होगा तो अनकाइंड होगा, इसका मतलब वो लीनियंट नहीं होगा, इसका मतलब इसका ऑपोजिट हो गया लीनियंट, वो एब्सोल्यूट है और ये लीनियंट। कंटिंजेंट एंड डोकाइल अकाउंटेबल को आपको याद करना है, हर एक वर्ड में आपको एक आध वर्ड याद करना है, अदरवाइज सारी चीजें आप समझ के भी टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड, एब्सर्ड ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गलत होता है सोसाइटी में। अपसेट, कभी अपसेट बोला जाएगा, कभी अब्सर्ड बोला जाएगा, अब्सर्ड बोला जाता है, लेकिन अब्सर्ड की स्पेलिंग जब भी कही जाती है बहुत ही अपसर्ड लग रहा है, अपसर्ड लग रहा है, खास तौर से टी आ जाता है लास्ट में, लेकिन एक्चुअल वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? भद्दा, बहुत ही बुरा, बेकार, गंदा, ये इसके हिंदी वर्ड्स होते हैं एब्सर्ड। अब हो जाइए सिनोनिम इसके, जो बहुत बेकार होगा, अजीबो गरीब होगा, उसे आप फुलिश ही तो कहेंगे। फुलिश एक्ट मतलब बेवकूफ़ी, फुलिश है ना, बेवकूफ़ी। स्टूपिड, जो फुलिश होगा वही स्टूपिड होगा। उसके बाद है रेडिकुलस एंड इरेशनल, मतलब अब जब ये एब्सर्ड है तो कोई बात कही गई, जैसे कोई सीरियस मैटर चल रहा है, जब सीरियस मैटर चल रहा है आपसे कोई किसी ने फन कर दिया तो आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा, और गुस्से में आप कहेंगे ना इट इज इलॉजिक। इलॉजिक कहेंगे कि लॉजिकल कहेंगे? कोई चीज़ है जो बिना फालतू में कह दी गई तो उसका लॉजिक बनता है कि वो लॉजिक नहीं बनता, जाहिर है वो इलॉजिक वर्ड होगा, तो वहां पर हम कहते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट नॉनसेंस। नॉनसेंस वर्ड आया, ये भी इसका सिनोनिम हुआ, मतलब इलॉजिकल जो बात कही जाती है वही एब्सर्ड होती है, ठीक है। ऑड जिसे हम कहते हैं, और इवन उसका ऑपोजिट होता है। तो एब्सर्ड के जो सिनोनिम में आपको ये वर्ड याद रखना, इरेशनल, मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है? अतार्किक। रेशनल वर्ड, जैसा कि इसको हम एंटोनिम अभी हम बताने जा रहे हैं, रेशनल वर्ड क्या होता है? तार्किक, और जिसका तर्क ना निकले वो अतार्किक, इसीलिए उसे इरेशनल लिखा गया। ये वर्ड स्पेलिंग करेक्शन में ही पूछा जाता है, इसकी याद रखिए कि स्पेलिंग इरेशनल में IRRATIONLANAL, सॉरी। जब आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं तो वोकैबुलरी का मतलब सिर्फ याद करने से ना हो, आप ऐसे बहुत से वर्ड्स इसमें देखेंगे जिसकी आपकी स्पेलिंग भी आप कभी कभी गलती कर जाते हैं, और इन्हीं में से वर्ड्स करेक्शन या एरर स्पेलिंग, जो मतलब मिस स्पेल्ड वर्ड्स होते हैं, वो भी इसी में से उठाए जाते हैं। ऐसा नहीं, जब आप वोकैबुलरी पढ़ ही रहे हैं तो वोकैबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम को सिर्फ पढ़ लेना, उसको याद कर लेना काफ़ी नहीं है, उसकी वर्ड्स पे भी ध्यान दें। उसके जब आप एंटोनिम लिख रहे हैं तो एंटोनिम में कोई प्रीफिक्स आ रहा है या कोई सफिक्स आ रहा है, वो सफिक्स इर लगा है कि इन लगा है कि अन लगा है, इस बात पे भी ध्यान दें। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग जनरली कहते हैं अब हम वहां जा रहे थे, डिसबैलेंस हो गए, यू नो व्हाट डिसबैलेंस हो गया, जनरली सबने सुना होगा, एंड आई होप आपको डिसबैलेंस ही बोलना आता होगा। आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं कि डिसबैलेंस जैसा कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में। अगर आपको ना हो, आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप गूगल कर लीजिए, गूगल बाबा से बड़ा कोई टीचर नहीं है ना आज के बच्चों की नज़र में। वैसे हमारे बच्चे ये सोचते हैं, जब हम भी थे बच्चे उस टाइम तो गूगल का इतना क्रेज़ नहीं था, फिलहाल तो नहीं है हम बच्चे, लेकिन फिर भी कि गूगल से अच्छा कुछ नहीं बता सकता। दिस इज द वेरी रिडिकुलस फैक्ट अबाउट द पीपल एंड अबाउट द सोसाइटी कि गूगल पे भी जो वर्ड्स या जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज एंटर की जाती है वो करता तो ह्यूमन बीइंग है ना, वो काबिल होगा तभी उसने की होगी। जाहिर है कुछ ना कुछ तो भाई भगवान तो नहीं करता, तो गूगल बाबा, आपकी सोच है कि गूगल बाबा से अच्छा कोई नहीं बता सकता, कोई टीचर नहीं बता सकता, हर एक वर्ड को आप गूगल करते हैं तो गूगल करिए। और डिसबैलेंस कभी भी इसका वर्ड्स आपको नहीं मिलेगा, और मिल रहा है तो ऑफकोर्स इसके ऊपर रीजन देखिएगा। डिसबैलेंस लिख कर आएगा, उसका सही वर्ड क्या है? इम्बैलेंस, IM है, इम और अनबैलेंस, ठीक है। ये वर्ड आप जरूर देख लीजिएगा डिसबैलेंस नाम का कोई भी। और एक बात बता दें, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको गूगल में मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको गूगल के ऊपर विश्वास इसलिए नहीं करना होता क्योंकि इंग्लिश गूगल के ऊपर नहीं चलती, इंग्लिश चलती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के ऊपर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो वर्ड्स हैं वो ऑथराइज्ड वर्ड होते हैं, वही ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं। अनऑफिशियल वर्ड्स को कभी भी मान्यता नहीं प्राप्त होती, इसीलिए उसको आप टिक लगा के आएंगे। सपोज करिए हम लोग इंडियन हैं और हम लोग बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं हम लोग बोलने लगते हैं, जिस वर्ड्स को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अपने अंदर अक्वायर कर लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है, उन वर्ड्स का ही ऑथेंटिकेशन माना जाता है। अदरवाइज आप कुछ भी बोलते रहिए, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं बोलते रहिए, आप उसको सिनोनिम एंटोनिम नहीं लगा सकते, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो इम्बैलेंस लिखेंगे या अनबैलेंस, उसका सिनोनिम एंटोनिम में आएगा जो भी अगर बैलेंस पूछा जाता है तो। उसके अलावा यहाँ पर इरेशनल के ऊपर हम बता रहे थे जो, तो इरेशनल वर्ड को याद रखिएगा जो अतार्किक, इसका अगर
ऑन्टोनिम देख लें तो जाहिर है लॉजिकल, यहाँ पर हमने इलॉजिक इसलिए नहीं लिखा ताकि आप जब लॉजिकल पढ़ेंगे तो इसका ऑपोजिट इलॉजिकल ही होगा, इलॉजिकल और लॉजिकल। देन साउंड, कोई वर्ड है जैसे कोई चीज़ है एब्सर्ड, बहुत ही खराब, बहुत ही भद्दी, कोई वर्ड है भद्दी और बहुत ही खराब। अब कोई चीज़ अच्छी आएगी तो उसे आप क्या कहेंगे, बहुत अच्छा। उस बहुत अच्छे को ही साउंड कहा जाता है। साउंड का मतलब क्या होता है, आवाज़ से होता है, नहीं सिर्फ आवाज़ से नहीं होता, साउंड के कई मतलब निकलते हैं। साउंड का मतलब आपने सुना होगा कभी कभी, कीप सेफ एंड साउंड, सामने वाला कह देता है, हमको सजेशन देता है कि सुरक्षित रहें, तो सुरक्षित रहें को जब इंग्लिश में बोला जाता है सेफ एंड साउंड, मतलब एकदम साउंड रहें, सुरक्षित रहें। तो साउंड का मतलब बेहतर से भी होता है, सुरक्षित होने से भी होता है, ठीक है। तो साउंड का मतलब यहां पर इसका ऑपोजिट माना जाएगा। फिर आ जाएगा सेंसिबल, जाहिर है सेंसिबल यहां पर हमने नहीं लिखा है। सेंसिबल अगर आपको जस्ट अ मिनट, अब बात कर लेते हैं सेंसिबल। तो सेंसिबल का ऑपोजिट क्या हो सकता है, अनसेंसिबल नहीं, सेंसलेस, सेंसलेस ये हमने नहीं लिखा था क्योंकि सेंस वर्ड आ ही गया था, इसको आप सेंसलेस में भी इसको ऐड कर सकते हैं। जो वर्ड्स पॉसिबल थे, जो वर्ड्स पूछे जाते हैं वही हमने लिए हैं, बाकी जो हम और बोल रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच बीच में आप, अगर हम हटते हैं तो। सेंसिबल, उसके बाद है रीजनेबल। अब रीजनेबल वर्ड वही रीजन, रीजन का मतलब लॉजिक से ही होता है, जब रीजन का मतलब लॉजिक से ही होता है तो फिर रीजनेबल भी तो हुआ ना, एब्सर्ड जो इलॉजिकल बात कही जा रही है वो अपोजिट में रीजनल कह दिए, ठीक है। इस बात को सारे खास तौर से ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आ जाइए नेक्स्ट वर्ड पे, अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट ये वर्ड हमने बहुत सालों पहले पढ़ा हुआ था और वर्ड से आज भी हमें याद है कि हमने पता नहीं सड़क पे जा रहे थे तब हमने कहीं पर बोर्ड पर लिखा हुआ देखा इस वर्ड को, तो वहाँ से इस वर्ड्स को उठाया, उस वर्ड्स के मतलब समझे और ये आपको बताने के लिए ज़रूरी है क्योंकि अक्यूमुलेट वर्ड्स को कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसकी स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है अक्यूमुलेशन के फॉर्म में, नाउन के फॉर्म में, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन का क्या मतलब है समझ रहे हैं, अक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा करना, अक्यूमुलेट का मतलब होता है ढेर लगाना, स्टोर कर लेना। अक्यूमुलेट का मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेना। अब ये अक्यूमुलेट की इसके जो सिनोनिम वर्ड्स हैं वो देख लीजिए। जाहिर है जब अक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना हुआ, जोड़ना हुआ। असेंबल आपने एक वर्ड सुना होगा, असेंबल का मतलब क्या होता है, जैसे कंप्यूटर को कहने बाबा कैसा कंप्यूटर लिए, तो कंप्यूटर कैसा, कोई तो कंपनी से पूरा आया, उसमें यूपीएस भी लगाया, सीपीयू भी लगाया, उसका माउस भी है, उसका कीबोर्ड भी है, सब एक ही कंपनी का, वो प्रॉपर। लेकिन कुछ कंप्यूटर्स हम लोग ने टीएफटी जो मतलब हमारा मॉनिटर है वो कोई कंपनी खरीद लिया, उसके अलावा जो कीबोर्ड है वो किसी दूसरी कंपनी का और सीपीयू है वो किसी दूसरी कंपनी का। तो उसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को हम लोग असेंबल करा लेते हैं। असेंबल समझ रहे हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो असेंबल वर्ड आ गया। तो असेंबल अक्यूमुलेट का एक सिनोनिम माना जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, इन वर्ड्स को आप अपनी लैंग्वेज में हर जगह यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब एग्जाम में सिनोनिम और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सेंस के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये ही होगा, इस बात को मत समझिएगा, हो सकता है, इसका सेंस ये भी हो सकता है। सकता के ऊपर सिनोनिम एंटोनिम पूछेंगे क्योंकि हर एक वर्ड का एक पॉसिबल एक या दो ही सिनोनिम बनते हैं जो कि एग्जैक्टली वही होते हैं, एग्जैक्टली उसका सिनोनिम होता है। जैसे जैसे कहा जाए फॉरेस्ट एंड वुड्स, फॉरेस्ट एंड वुड्स ये एग्जैक्टली एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड हैं, ठीक है। तो ऐसे इंग्लिश में बहुत ही कम वर्ड्स होंगे जो एग्जैक्टली एक दूसरे के सिनोनिम और एंटोनिम हो, बस बाकी जो लिखे जाते हैं वो सेंसिबली होते हैं, मतलब सेंस के अकॉर्डिंग होंगे, सिर्फ एग्जैक्टली नहीं होते। लेकिन असेंबल अक्यूमुलेट को कहते हैं। जब असेंबल किया गया, जाहिर इकट्ठा किया गया, इकट्ठा करने की इंग्लिश गैदर हो गया, तो गैदर वर्ड आया तो वो भी आपने लगा दिया। आप कॉन्ग्रीगेट वर्ड के ऊपर समझते हैं, कॉन्ग्रीगेशन एक वर्ड बनता है, कॉन्ग्रीगेशन इसी का नाउन बनाया जाता है। तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है संगम और इसी को कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है, कॉन्फ्लुएंस, CONFLUENCE, कॉन्फ्लुएंस। ये अक्युमुलेशन मतलब इकट्ठा करने से, कॉन्फ्लुएंस जाहिर है
संगम को कहा जाता है। हमारे प्रयागराज में संगम लगता है, या संगम जब होता है 12 साल पे कुंभ का मेला लगता है या हर साल माघ मेला लगता है, तो वहाँ संगम मतलब संगम किसका हो रहा है, गंगा जमुना और सरस्वती का सब संगम किया जा रहा है। उसे कांग्रीगेशन कहा गया या कॉन्फ्लुएंस कहा गया, क्योंकि वहाँ पर इकट्ठा हो रही तीनों नदियाँ, इस वजह से अक्यूमुलेट का मतलब कांग्रीगेट करना भी हुआ। अब जब चीज़ें इकट्ठा करने से है तो सिंपल वर्ड है स्टोर, वो स्टोर वर्ड का सिनोनिम हो गया। अब आ जाइए इसके एंटोनी पे, जब कोई चीज़ इकट्ठा करी जाएगी तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, तोड़ देना, फैला देना। तो फैला देने की इंग्लिश हम जनरली जानते हैं डिस्पर्स कर देना, इतना तो आपको मालूम ही होगा, डिस्पर्स छितरा देना, जिसे हम छितरा देना कहते हैं, उसी का एकदम एग्जैक्ट वर्ड है स्कैटर करना। स्कैटर का मतलब हो सकता है छितरा देना। फिर है ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट आप इस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं अपने टेलीविजन प्रोग्राम से या रेडियो प्रोग्राम से। रेडियो प्रोग्राम या टेलीविजन प्रोग्राम, जाहिर है हम लोग लाइव मैच देखते हैं, तो लाइव मैच कहाँ चल रहा है, इंग्लैंड में मान लीजिए, लेकिन इंग्लैंड के ही लोग नहीं देखते हैं, उसको क्या किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है सिग्नल्स के थ्रू। जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, टेलीविजन से रिलेटेड जो सैटेलाइट्स आसमान में स्काई में भेजे जाते हैं, उसके थ्रू एक जगह की चीज़ें चारों तरफ क्या करी गई हैं, फैलाई गई, तो उसे स्कैटरिंग नहीं कहा गया। अब स्कैटर का क्या मतलब है, जैसे कोई पानी रखा है उसे फैला दिया, खाना रखा है उसे फैला दिया, उसे स्कैटरिंग। लेकिन अब टेलीविजन प्रोग्राम को ऐसे फैलाया नहीं जाता, उसे ब्रॉडकास्ट कहा गया। ये साइंटिफिक वर्ड है, ठीक है, ये एक टेक्निकल वर्ड है ब्रॉडकास्ट, लेकिन मतलब वही है। अब देख लीजिए वो टेक्निकल वर्ड है। अब कहीं पर फूड है, फूड इज बीइंग ब्रॉडकास्टेड नहीं कहा जा सकता, लेकिन सेंस वही है उसका। वो जैसे हमने कल ही जो लास्ट वीडियो थी, इससे पहले जो हम लोग ने फर्स्ट वोकैबुलरी पढ़ाई थी, फर्स्ट वोकैबुलरी पार्ट में सिर्फ 5 वर्ड को डिस्कस किया था, हर एक वर्ड के 4-4 5-5 सिनोनिम और एंटोनिम लिए थे, छोटी वीडियो थी। लेकिन इस वीडियो में हमने ज़्यादा वर्ड्स लिए। तो हमने इस वीडियो में एक चीज़ बताई थी, जैसे एक लगना शब्द होता है हिंदी में, लगना, जैसे कि मुझे चोट लगी है, जैसे कि दीवार पर घड़ी लगी है, जैसे उसके चेहरे पर लिपस्टिक या होठों पर लिपस्टिक लगी है। अब तीनों शब्दों में लगी है शब्द आया, लेकिन तीनों जगह लगी शब्द का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग तरीके से किया गया और इनकी इंग्लिश भी अलग अलग है। जाहिर है चेहरे पर जो चीज़ लगी उसे अप्लाई कहा जाता है, ठीक है। चोट लगी है तो यहाँ पर चोट लगने की इंग्लिश नहीं, हर्ट का मतलब चोट लगने से पूरा होता है, चोट लगना। फिर उसका दीवार पर घड़ी लगी है तो दीवार पर क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द वॉल। यहाँ लगने शब्द के मतलब नहीं है। उसी तरीके से किसी एक वर्ड्स के कई मतलब निकल सकते हैं और कई वर्ड्स का सेम मतलब हो सकता है, सेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे। ब्रॉडकास्ट करना, फिर डिसिपेट करना, इस वर्ड को आपको याद करना। अब देखिए कहाँ से कहाँ आपको 2-4 वर्ड ही हमने बताया जो आपको याद कर लेना है कि इसका मतलब ये भी होता है, बाकी सब वर्ड्स आपको पता है बट सेंस नहीं पता था। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। फिर है एक्यूरेट। एक्यूरेट बहुत ही सिंपल वर्ड है जो आप सब जानते हैं, लेकिन जब सिनोनिम पूछा जाता है आप सोचते हैं एक्यूरेट का क्या क्या मतलब हो सकता है। जाहिर एक्यूरेट का मतलब सब जानते हैं राइट होता है, जाहिर एक्यूरेट का मतलब जो करेक्ट हो सकता है। लेकिन अब ये एग्जैक्ट आया, प्रिसाइज आया और नाइस आया। इस वर्ड को बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रिसाइज, इसे आप लोग जल्दी प्रेसी कह देते हैं, प्रेसी राइटिंग। इट इज नॉट द प्रेसी राइटिंग, इट इज प्रिसाइज, ठीक है। प्रिसीशन, इसका एक नाउन बनता है प्रिसीशन। तो प्रिसीशन का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना। जैसे समरी लिखते हैं ना प्रिसाइज फॉर्म में, एब्रिज कर लेना। लास्ट वीडियो में हमने इस वर्ड को भी डिस्कस किया था, एब्रिज, ठीक है, एब्रिविएशन। तो ये वही वर्ड्स हैं जैसे करेक्ट, चाहे एक्यूरेट है, एकदम करेक्ट है। प्रिसाइज का मतलब जब संक्षिप्त से होता है तो फिर यहाँ एक्यूरेट से क्या रिलेशन है, इसका रिलेशन है। जैसे कोई व्यक्ति आया और आपसे बड़बड़ बड़बड़ करने लगा, भाई यार वहाँ ये हुआ और वहाँ हम जा रहे हैं और जो वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में हमें वो एकदम एकदम चुटाएगा। अगर इस तरह की बातें हम कर रहे हैं तो सामने वाला हमें फालतू बकवास को सही सही बताओ कि हुआ क्या, यही कहेंगे। तो आप जो सही सही बता रहे हो उसी को तो करेक्ट कहा, मतलब द फैक्ट टू फैक्ट नॉलेज, पॉइंट टू पॉइंट बात करने को करेक्ट कहा जाता है। 4 फैक्ट उसमें और एक्स्ट्रा मिला कर कोई बात कही जाएगी वो इनकरेक्ट माना जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम पॉइंट टू पॉइंट किसी व्यक्ति को कुछ बताएंगे किसी इवेंट्स के बारे में, वो करेक्ट माना जाएगा। करेक्ट मतलब एग्जैक्ट माना जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है तो एग्जैक्टली जो चीज़ कही जाती है उसे ही करेक्ट कहा जाता है। और जो ताम झाम मतलब फालतू की बकवास करके किसी चीज़ को बताया जाता है, एक छोटी सी बात को 1 घंटा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उसमें मज़ा नहीं आता है। पॉइंट टू पॉइंट बात में 1 ही मिनट में वो बात खत्म की जा सकती, लेकिन फिर भी बहुत से लोग होते हैं आधे घंटे तक उसमें बकवास कर रहे हैं। तो कहा सामने वाले ने एकदम एग्जैक्ट बताओ, तो एग्जैक्ट बताने की ही चीज़ को प्रिसाइज कहते हैं। प्रिसाइज का मतलब होता है जैसे इतना लंबा चैप्टर पढ़ा, चैप्टर में वो एक्चुअल में थीम क्या थी, प्लॉट क्या है, व्हाट इज सेड और व्हाट इज टोल्ड इन द चैप्टर, बताया क्या गया एक पॉइंट में। वुमेन्स एजुकेशन हमने पढ़ा, सपोज कि 12th क्लास में वुमेन्स एजुकेशन पढ़ा, उसमें बताया क्या गया,
we are just informed or we are just told about the women's education, that women's education is very worse in our country, ये बताया गया। अब एग्जाम्पल कुछ दिए गए, कुछ इवेंट्स बताई गई वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर, क्या क्या काम हुए, ये सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के जब किसी से कहा जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एग्जैक्टली कि जब व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब हम कहें अरे बीजेपी सरकार ने सब अनएम्प्लॉयमेंट जो है फैला रखा हुआ है, यहाँ पूछा जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बीजेपी सरकार से कहाँ गई। अब लोग तो अपने अपने हिसाब से राय देंगे कि अरे अभी तक बेरोजगारी इतनी नहीं रही, अभी तक बेरोजगारी बहुत ज़्यादा नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई है, वो की दुकान छूट गई, वो का काम धंधा बंद है, उसका जो है जॉब छूट गया। अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जैक्ट वर्ड पूछा जा रहा है, तो एग्जैक्ट वर्ड को बताने को प्रेसी, मतलब जितनी बातें बकवास है उसको छोटे फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट करेक्टली बता देने को ही हम प्रेसी या प्रिसाइज कहते हैं। उसी को जब कोई चीज अच्छी तरीके से बताई जाएगी तो नाइस कहेंगे, दैट इज वाई इट इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड एक्यूरेट। आ रहा है होगा समझ में आपको। अब आइए इसके एंटोनिम से, जब करेक्ट है तो करेक्ट का इनकरेक्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं, आपने सिनोनिम वर्ड याद कर लिया। सिनोनिम आपको एक आध वर्ड याद करना है, और बाकी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एंटोनिम में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाते हैं कि करेक्ट का इनकरेक्ट होता है, राइट का रॉन्ग होता है, ठीक है। फिर इनएक्यूरेट हो गया, फिर इनएग्जैक्ट हो गया, जाहिर है यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड लिखा हुआ है तो इसका इनएग्जैक्ट हो गया। फिर जो सच है, जैसे किसी ने कोई चीज इवेंट बताई तो उसने 4 तरह की बातें बता के उसमें नमक मिर्च लगा के बताया, तो वो झूठ है। एक्चुअल में हुआ क्या, जो एक्चुअल वर्ड होता है वो भी तो एक वर्ड हुआ ना, तो एक्चुअल और उसका अपोजिट हो गया फॉल्स। एंड देन एरर, एरर का मतलब क्या हो गया, गलती, जाहिर है इनकरेक्ट। तो एरर न्यूअस ये वर्ड पूछा जाता है, क्योंकि एरर न्यूअस को इसीलिए हमने साइड में लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, ERRNOUS, इनर एरर न्यूअस, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, अचीव। सिंपल वर्ड है, सभी जानते हैं अचीव का मतलब होता है कोई चीज प्राप्त कर लेना। अचीव प्राप्त कर लेने से होता है, लेकिन इसके सिनोनिम जब पूछे जाएंगे तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है अचीव में। अब फुलफिल, ये वर्ड आपको माइंड ही नहीं आएगा कि यार ये हो भी सकता है, लेकिन सेंस लगाएंगे तो इसका सेंस आ जाएगा, फुलफिल से भी आ जाए। अटेन का मतलब कोई चीज अक्वायर कर लेना। अब देखिए अक्वायर वर्ड ऑटोमेटिकली आ जाए हमारे। अब आजकल की इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ज़्यादा ईजी हो गई है कि हम जब भी किसी चीज़ को बताते हैं तो बताते टाइम पर हम प्योर 2 मिनट हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। हमारे अंदर वर्ड्स इतने ज़्यादा इंग्लिश के भरे हुए हैं, बट स्टिल व्हेन वी आर आस्क्ड टू स्पीक प्रॉपर्ली इन इंग्लिश लैंग्वेज और रिप्लाई इन इंग्लिश, सो वी जस्ट आर अनएबल, हम नहीं बोल पाते। यही प्रॉब्लम है कि हम शब्दों को जोड़ करके, शब्दों को एक सेंटेंस में बिठा करके नहीं बोल पाते। वो सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस इज इक्वल टू लैक ऑफ इंग्लिश नॉलेज। प्रैक्टिस नहीं करते, कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ इंग्लिश की कमी इसी वजह से है। अदरवाइज हमारे मुंह, जैसे हमने अटेन का मतलब होता है कोई चीज़ अपने अंदर समर्पित, अधिग्रहण कर लेना, तो उसे कहते हैं कोई चीज़ प्राप्त कर लेना। अक्वायर का मतलब भी कोई चीज़ प्राप्त कर लेने से है। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब होता है पूर्ण करना, पूरा करना, तो ये अकम्प्लिश हुआ। एंड फुलफिल का मतलब भी, जब अकम्प्लिश का मतलब पूरा करना तो फुलफिल का मतलब भी पूर्ण करना हुआ ना, वही वर्ड। अचीव का मतलब प्राप्त कर लेना, जब कोई चीज़ प्राप्त हो गई, जाहिर है आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, यू जस्ट फुलफिल्ड योर ऑब्जेक्टिव, यू जस्ट फुलफिल्ड योर गोल, अपने गोल को पूरा कर लेना। अकम्प्लिश मतलब पूरा कर लेना, अक्वायर मतलब प्राप्त कर लेना, एंड अटेन मतलब कोई चीज़ प्राप्त कर लेना। वही चीज़ है, कोई चीज़ वही चीज़ है। फिर अक्वायर कर लेने से आप किसी चीज़ को अक्वायर ना कर पाए, जाहिर है फेल हो गए। आ गया ना वर्ड फेल, दैट इज द एंटोनिम, फेल। फिर कोई चीज़ नहीं अक्वायर कर पाए, जाहिर है मिस हो गई, मिस हो गई, मिस, दिस इज एन एंटोनिम। एंड मिस कैरी, कोई चीज़ गलत ली गई या नहीं प्राप्त की जा सकी। फिर अजी नेक्स्ट वर्ड पे अक्नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज वर्ड को सभी जानते हैं, नॉलेज वर्ड का मतलब ज्ञान, अक्नॉलेज वर्ड का मतलब संज्ञान। कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन कोई चीज़ आपके जानत में है, कोई चीज़ आपको पूर्ण रूप से पता है, और उसी तरीके को हम कहेंगे संज्ञान ले लिया, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, उसे अक्नॉलेज कहा जाता है। अक्नॉलेज, तो अक्नॉलेज का मतलब कोई चीज़ आपने अपने अंदर स्वीकार कर ली। अब जब यहाँ स्वीकार कर ली तो स्वीकार वर्ड के लिए हमने एडमिट लिख दिया, एडमिट, दिस इज सिनोनिम ऑफ एक्नॉलेज। उसी तरीके से कोई चीज़ जब आपने एक्नॉलेज करी, संज्ञान ले लिया, अपने अंदर प्राप्त कर ली, किसी चीज़ का संज्ञान ले लिया, उस चीज़ को आपने ओन कर लिया। ओन एक वर्ड होता है जो कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में यूज़ किया जाता है, इसको कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट इज ओन। ओन का मतलब खुद में ले लेना, कोई चीज़ आपकी होना। फिर है
प्रोफेस, ये वर्ड आपको याद कर लेना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज, कोई चीज़ संज्ञान लेंगे तो जाहिर आप उससे जानकार होंगे या जान पहचान उस चीज़ से होगी। जब जान पहचान होगी तो उसकी पहचान वर्ड के लिए रिकॉग्नाइज वर्ड लिखा गया, दैट इज अ रिकॉग्नाइज इज द सिनोनिम। ये रिकॉग्नाइज इसका सिनोनिम हो गया। एंड कंसीड, इस वर्ड को आपको याद कर लेना है। एंड अवोव, अवोव, AVOW, इस वर्ड को आपको याद कर लेना है। तो सब में आपको सब वर्ड याद नहीं करने होते, कुछ वर्ड आपको एग्जैक्टली पता होते हैं, कुछ वर्ड आपको सेंसिबली पता होते हैं, कुछ वर्ड आपको बिल्कुल नहीं पता होते। जो बिल्कुल नहीं पता है उनको, एंड बी श्योर, और इस बात पे मेरे ऊपर इत्मीनान रखिएगा, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपके जितने वर्ड्स आपके माइंड में होते हैं ऑटोमेटिकली, अगर आपने सुने हैं वो वर्ड्स तो आपके माइंड में वो वर्ड स्ट्राइक करते हैं। हाँ, पढ़े होते हैं वो वर्ड स्ट्राइक नहीं करते, सुने हुए वर्ड। लेकिन बस दिक्कत ये है कि इंग्लिश कभी भी पढ़िए तो गलत टीचर से या गलत इंसान से नहीं पढ़े, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम्स, बहुत से टीचर्स के प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन लीड्स द रॉन्ग स्पेलिंग। जो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग स्पेलिंग को लीड करता है। मतलब रॉन्ग स्पेलिंग तभी वजह से हम लिख देते हैं क्योंकि हमारे अंदर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। एग्जाम्पल देते हैं हिंदी से, अब किसी से कहा जाए कि क्या नाम, रमेश लिखिए, तो ये लिखा जाएगा, सभी जानते हैं रमेश यही लिखा जाएगा, लेकिन बोलेंगे क्या, रमेश। अब किसी ने हमसे कहा रमेश लिखिए तो हमने लिख दिया रमेश। अब रमेश, जब रमेश लिखा, कह नहीं ये वाला सा नहीं, वो वाला सा। व्हाट नॉनसेंस, ये कौन सा लॉजिक है कि ये वाला सा और वो वाला सा, शलजम वाला शाह और सीटी वाला सा। दिस इज नॉट सो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सा लिखा है, सा बोला गया तो सा लिखा होना चाहिए, और शाह बोला गया तो शाह लिखा होना चाहिए। गलत वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और गलत स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश पढ़ते टाइम पर, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारे माइंड में गलत स्पेलिंग जनरेट होने लगती है। तो किसी ने कहा कि रमेश लिखें तो रमेश लिख दिया, लेकिन रमेश लिखने पर ये वाला सा लिखा जाएगा, तो ये वाला वो वाला नहीं। जब हम बोलेंगे कि रमेश बाजार जाता है, कहीं वो वाला सा लिखना, ऐसे नहीं हो सकता। तो रमेश को शाह, यहाँ पर शाह यही लिखा जाएगा, यहाँ पर सा यही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये है दिक्कत। जैसे कि एक वर्ड हम आपसे बोलें, एक वर्ड हम लोग बोलते हैं, जनरली सभी बोलते हैं, और इस वर्ड अगर आपको मालूम हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि लिंटर पड़गा। लिंटर है ना, लिंटर, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। और ये वर्ड हम सबसे ज़्यादा कौन बोलता है, वर्ड जो मिस्त्री लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, हमारे घर को बनाते वक्त कहते हैं अरे वो स्लैब पड़ रही है, लिंटर पड़ेगा। लिंटर सबने सुना होगा, और आपने सुना होगा तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा हाँ सर, और इसकी स्पेलिंग जरूर लिख दीजिएगा। आई एम कॉक श्योर कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विल फेल टू राइट दिस स्पेलिंग। इसकी स्पेलिंग आप गलत लिखेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट स्पेलिंग। एंड और अगर आप सर्च आउट करके इतनी देर में वीडियो देखने के बाद सर्च आउट करके कमेंट कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स दैट यू जस्ट लुक फॉर दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। इसका मतलब आपने डिक्शनरी में इस वर्ड को देखा और फिर आपने उसको हमें जवाब दे दिया, तो इट विल बी वेरी ग्लैड टू मी कि आपने कोशिश करी। तो ये वर्ड जनरली लिंटर बोला जाता है, बट एक्चुअल में लिंटर इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिसके बारे में हम सुनते हैं और गलत सुनने की वजह से कभी कभी हम ध्यान नहीं देते, वो कैरी ऑन होता रहता है, एंड वी जस्ट यूज द रॉन्ग स्पेलिंग एंड जस्ट कट अवर मार्क्स, हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इस वर्ड को कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। ये आता है admit, own, profess, recognize, consider and above. Then contradict, for sure, deny and disown, disclaim. अब यहाँ disclaim, disown, acknowledge का मतलब किसी चीज़ को संज्ञान में लेना, किसी चीज़ के बारे में जानना। जाहिर है यहाँ पर own वर्ड लिखा था, तो अगर own वर्ड इसका सिनोनिम हो सकता है, इसमें dis लगा के disown भी तो लिखा जा सकता है, तो disown इसका एंटोनिम हो गया, तो यहाँ पर एंटोनिम disown लिखा हुआ है। कोई चीज़ अगर admit लिखी हुई है तो admit का जनरली हम जानते हैं किसी चीज़ को स्वीकार करना, तो उसको किसी चीज़ को नकार देना उसे डिनाई कहा जाता है, तो यहाँ पर हमने डिनाई लिख दिया। तो इसमें क्या दिक्कत क्या है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रिक नहीं होती। वर्ड्स हम लोग बोलते रहते हैं, एक वर्ड के हिंदी में कई, जैसे हम इलाहाबाद में हम लोग हैं, मान लीजिए लखनऊ जाएंगे, उसी वर्ड्स को बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो लखनऊ में कुछ अलग तरीके से बोले जाएंगे। तो अब हम पूरे यूपी में 4-5 शहर तो घूमे होते हैं, तो हर एक तरफ के अलग अलग वर्ड्स हम अपने लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी वही चीज़ है। इंग्लिश में भी एक वर्ड एक क्षेत्र विशेष में बोला गया था, दूसरे शहर गए कैम्ब्रिज में, वहां कुछ और बोला गया, तो इस तरह से वर्ड्स बनते रहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए डिस्क्लेम, किसी के ऊपर डिस्क्लेम करना। क्लेम का मतलब किसी के ऊपर अधिकार करने की कोशिश करना, डिस्क्लेम मतलब उसको छोड़ देना, मतलब उसके बारे में ना जानकारी होना, हो गया डिस्क्लेम। दैट इज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। कॉन्ट्राडिक्ट, दैट इज द अपोजिट।
कंट्राडिक्ट कर लेना, किसी चीज़ के बारे में संज्ञान लेना, किसी चीज़ को छोड़ देना, उसे कंट्राडिक्ट करना। चलिए नेक्स्ट, लास्ट, सेकंड लास्ट है अक्वेंटेंस। ये वर्ड कई बार स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा जाता है, जो मिस स्पेल्ड वर्ड आते हैं उसमें एक वर्ड आता है अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस का मतलब होता है क्या, ये वर्ड आप लोग यूज भी आपने सुना जरूर होगा टीचर से, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। अक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान वाला व्यक्ति या जान पहचान वाला कोई भी स्थान या जान पहचान। सिंपल वे में आप इसे सेंस के हिसाब से समझिए, अर्थ भाड़ में गया, पहले सेंस समझते हैं। अक्वेंटेंस का मतलब जान पहचान। जाहिर है जान पहचान किससे होगी, जिससे जान पहचान हुई तो उससे फ्रेंडशिप हो सकती है। जरूरी है कि गहरी फ्रेंडशिप हो। फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता है, अच्छे से भी जान सकता है और अच्छे से नहीं जान सकता, बट जानेगा। जैसे कोई स्कूल में काम कर रहा है, हो सकता है किसी टीचर की किसी दूसरे टीचर से बनती हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर टीचर से हर टीचर की बनती हो। तो जिससे नहीं बनती है तो उसे क्या दुश्मन कहेंगे भाई, वो एक दूसरे को बाई फेस तो जानते हैं ना, तो जानकारी होना उसे ही फ्रेंडशिप कहते हैं। फ्रेंडशिप का मतलब दोस्त से होता है। अब फ्रेंडशिप का मतलब जब दोस्त से हुआ तो एक्वेंटेंस का मतलब भी दोस्त से, दोस्ती से हुआ। एक्वेंटेंस का मतलब हुआ जान पहचान से, जान पहचान फ्रेंडशिप, ये इसका सिनोनिम आ सकता है। उसी के बाद नॉलेज, कोई चीज़ जानकारी में होगी तब तो वो अक्वेंटेंट होगी। उसके बाद हो गया इंफॉर्मेशन, भाई जाहिर है इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, सूचना। सूचना किसी को दी गई तो वो उसके संज्ञान में आई। उसी के बाद आ गया फेमिलियरिटी। फेमिलियर एक वर्ड आपने सुना होगा, फेमिलियर, ही इज फेमिलियर टू मी, ये मुझसे जान पहचान या परिचित है। परिचित एक वर्ड आप लोग हिंदी में बोलते हैं, परिचित होना, तो फेमिलियर होना, उसी वर्ड को फेमिलियरिटी बोला गया। दिस इज द नाउन। फेमिलियर एक एडजेक्टिव है, फेमिलियरिटी एक नाउन है। अब उसके ऑपोजिट में आ जाइए, जब फ्रेंडशिप है तो उसकी भाई जाहिर है उसका ऑपोजिट होगा दुश्मनी, तो दुश्मनी को हम इंग्लिश में एनिमिटी कहते हैं, एनिमिटी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए इग्नोरेंस। किसी को हम जानते हैं तो उसको हम तवज्जो देते हैं, तवज्जो को मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी का ऑपोजिट इग्नोर कर लेना, दैट इज द एंटोनिम इग्नोरेंस। एंड देन हॉस्टिलिटी, बहुत ही प्यारा वर्ड कि हॉस्टिलिटी, ये तो सभी जानते हैं। एनिमिटी नहीं जानते होंगे आप लोग, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी से ही होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। लास्ट वर्ड इस वीडियो का एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब सबको मजा आ जाएगा। एब्सकॉन्ड का मतलब पता है क्या होता है, भागना। एब्सकॉन्ड, अब कई तरह का भागना होता है। बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, लड़के लड़कियों को लेके भाग जाते हैं, भागते हैं नहीं भागते होंगे बहुत से, लेकिन बहुत से लोग भाग भी जाते हैं, उसे कहते हैं एब्सकॉन्ड। कोई कैदी जो है जेल की दीवारें तोड़ के भाग जाता है, तो एब्सकॉन्ड का मतलब भागने से है। अब किस किस तरह का भागना है उसको आप देख लीजिए, सिनोनिम इसका देखते हैं। स्लिप अवे, कोई चीज़ स्लिप हो गई तो उस चीज़ से अलग हो गई, इसका मतलब वो अलग हो जाना। एब्सकॉन्ड का सेंस आ रहा है अलग हो जाना। फिर है डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब हो गया, जैसे आपने एक वर्ड डिपार्ट सुना होगा, और ये वर्ड कहाँ सुना होगा हम आपको बता दें। जनरली ये वर्ड आपको स्टेशन पे सुनने को मिल जाएगा, और ये वर्ड मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस बी के इंटरव्यू में डिपार्ट का मतलब और एक सेंटेंस पूछा गया कि मेरे जाने से मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, वहां पर हमने इस वर्ड को यूज़ किया था। आई जस्ट न्यू दिस वर्ड और दैट इज वाई आई जस्ट यूज दिस वर्ड देयर। तो डिपार्ट का मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो क्या हो रहा है, भाग जाने से मतलब होता है, भाग जाने का मतलब चले जाने से तो मतलब हुआ ना। अब भाग जाने का मतलब नहीं नहीं सर वो भाग जाना होता है, ये चला जाना होता है। सेंस समझिए, अर्थ नहीं समझना है। अगर अर्थ के पीछे भागेंगे तो सिनोनिम एंटोनिम या वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग कभी नहीं होगी। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। स्लिप अवे, देन डिपार्ट, तो जाहिर से रन अवे भी कह सकते हैं, भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना। विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब कोई चीज़ से अपने आप को अलग कर लेना, इससे कहेंगे। एंड देन फ्ली, फ्ली का मतलब भाग जाना। तो आपको याद क्या करना है, जनरली इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं, और स्लिप अवे बस सेंस आएगा उसमें। हर एक वर्ड में कहीं ना कहीं एक सेंस छुपा होता है, हिंदी का भी, क्योंकि हमारे पास एक ही हिंदी वर्ड के कई तरह के वर्ड्स होते हैं। अब इसके एंटोनिम पे आ जाते हैं। रिमेन, बने रहना, कोई भागा नहीं तो बना रहा, तो रिमेन का मतलब बने रहना। उसके बाद आ गया स्टे, वही सेम वर्ड है, बने रहना। फिर आ गया इमर्ज, उभर कर बाहर आना, भाग न जाना, ठीक। फिर आगे अराइव, अराइव मतलब आना, डिपार्ट मतलब जाना। ये वर्ड भी आप स्टेशन पे सुनते होंगे, द अराइवल टाइम ऑफ ट्रेन, द डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन। तो डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, तो अराइवल क्या है, दैट इज द नाउन ऑफ अराइव, ठीक है। एंड द रिमेन, बने रहना, यहाँ पर रिमेन हमने 2 बार शायद लिख दिया है, तो 1 2 3 4।
इन दिस वे ये आपके 10 वर्ड्स इधर कंप्लीट हुए, उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम कवर कर दिया। आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ना लिया हो मेरी वजह से, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। आई होप दैट यू वुड हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑलरेडी। उसके बाद अब हम लोग और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स को शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ए से ही शुरू होंगे, उसके बाद हम लोग बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह से जब आपके पास कम से कम 250 और 300 वर्ड्स का कलेक्शन हो जाएगा, देन वी विल मेक प्रैक्टिस ओवर दिस। वैसे हर हफ्ते हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स की, सिनोनिम और एंटोनिम की, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस लेकर के। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड कीप विद अस।